Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last lecture we took that was about grammar, that was about constructivism approach. Now we shall study about grammar translation method. Whatever we studied in the previous lectures, 6 lectures, it was all about approaches which were adopted in the learning, in the language learning environment. Now we will go to the teaching methodologies, and let me tell you that the translation method which we are going to study today is the first teaching of method which was adopted in 18th century. 18th century में सबसे पहला इस्तेमाल होने वाला ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, क्योंकि उस वक्त दुनिया जो थी वो ग्लोबलाइज होने की तरफ जा रही थी और इंग्लिश की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था हर तरफ। तो लिहाजा दीगर अक़वाम नेशंस जो हैं वो भी दे वर एक्चुअली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स लर्निंग ए कॉमन लैंग्वेज बिटवीन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कि ये आइडिया लेटर ऑन इन 1960 में जाकर ये फुलफिल हुआ और बहुत सारे टीचिंग मेथड जो है वो अपनाए गए। तो सबसे पहला टीचिंग मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको हम पढ़ते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये कहता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लैटिन। यानी ये इतना पुराना मेथड है कि ग्रीक एंड लैटिन के दौर में भी ये इस्तेमाल होता रहा। यानी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस जो थी उनको भी ट्रांसलेट करके यानी दूसरी अक़वाम को पढ़ाया जाता था। इसी तरह इट वाज कॉल्ड क्लासिकल मेथड, यानी इसको इसलिए क्लासिकल मेथड कहा जाता है क्योंकि क्लासिकल एज जो थी वो ग्रीक एंड लैटिन की उनमें ये मेथड इस्तेमाल होता था। तीसरा पॉइंट ये है कि द मेथड रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट whole texts word by word and memorize numerous grammatical rules and exceptions as well as enormous vocabulary lists। यानी इस मेथड में स्टूडेंट्स जो हैं उन पर ज़्यादा बोझ होता है। स्टूडेंट्स को मेमोराइज करनी पड़ती हैं, रट्टे लगाने पड़ते हैं, वोकेबलरी याद करनी पड़ती है, ग्रामर के असूल याद करने पड़ते हैं, ट्रांसलेशन करनी पड़ती है हू बहू वर्ड बाय वर्ड ताकि उनको समझ सके। तो इस मेथड में यानी बहुत ज़्यादा जोर लगता है स्टूडेंट्स का। हाँ जी, ये किसको आवाज़ नहीं आ रही या समझ नहीं आ रही, क्या चक्कर? मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रही। हाँ जी, अब समझ आ रही है आपको? मैं कह रहा था मेथड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एक तो ये पुराने ज़माने का मेथड है जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, और ये इसको ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट हैं वो ट्रांसलेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं और ग्रामर के रूल्स को ज़्यादा याद करते हैं। समझ आ रही है अब? तो अगली स्लाइड्स पे हम जाते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स जो हैं इसके कुछ हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। मसलन मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, एक जी, अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। ओके, तो इसमें इसके प्रिंसिपल्स को हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। मोस्ट ऑफ द इसमें ये है कि नंबर 1, द टीचर रोल इज टू बी द authority in the classroom. The student's role is to do what the teacher says. इसमें टीचर जो है वो फुल अथॉरिटी होता है
और स्टूडेंट जो हैं उन्हें वही कुछ करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, वही असूल याद करने पड़ते हैं, वही एप्लीकेशंस, एसेस जो सेम याद करने पड़ते हैं जो टीचर करवाता है। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस इन द क्लासरूम इज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। यानी जो इंटरेक्शन का जो फ्लो होता है वो टीचर से स्टूडेंट की तरफ होता है, स्टूडेंट से टीचर की तरफ फ्लो जो है वो बहुत कम होता है। यानी इंटरेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं होता इस मेथड में, इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। नंबर 3, लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज एंड इज देयरफॉर द लैंग्वेज स्टूडेंट स्टडी। यानी इसमें जो बुकिश लैंग्वेज होती है ना, जिसको लिटरेरी लैंग्वेज कहा जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है, उसी को ही अथॉरिटी समझा जाता है, जबकि जो स्पोकन लैंग्वेज है वो इग्नोर हो जाती है। यानी स्पीकिंग पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती, लिहाजा ज़्यादा तवज्जो जो है वो राइटिंग पावर पर, लिटरेरी बुकिश लैंग्वेज पे ज़्यादा दी जाती है। प्रिंसिपल्स को याद करना, उसी तरह रूल्स को याद करना, वोकेबलरी को याद करना, तो सेम चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होती है। यही रिपीटिशन जो है वो बाज़ औक़ात स्टूडेंट के लिए उकताहट का सबब भी बन जाती है। नंबर 4, देयर इज़ मच लेस अटेंशन गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये जो दो मेजर पार्ट जो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, जिसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग शामिल होता है, ये इग्नोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि मेजर फोकस जो है वो याद करने पे और उसको याद करके लिखने पे गुजर जाता है। यानी राइटिंग एंड मेमोराइजिंग, ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं इसमें। द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन क्लास इज़ मोस्टली द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। इसी तरह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लोग अपनी ही ज़ुबान में पढ़ते हैं, नेटिव लैंग्वेज में, मदर टंग में इस्तेमाल होती है। यानी जो नेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है, मदर टंग भी इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, क्योंकि ट्रांसलेशन करना होता है। इंग्लिश हम पढ़ें तो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी नेशनल लैंग्वेज ज़्यादातर इस्तेमाल होगी। तो इसी तरह ग्रामर को पढ़ाते हुए टीचर जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है। तो यूं जो है ज़्यादातर जो 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 नेटिव लैंग्वेज है वो एक साइड पे हो जाती है। आगे है रिटन टेस्ट्स इन विच स्टूडेंट्स हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज टू दी टारगेट लैंग्वेज और वाइस वर्सा। यानी दो किस्म के काम बड़े ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करता है इसमें। नंबर 1, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करना और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, ये बहुत ज़्यादा काम होता है। Thus, if the students make errors or don't know an answer, the teacher supplies them with correct answer. अगर स्टूडेंट जब एरर करता है, जो मिस्टेक करता है ग्रामर की, तो टीचर को बताना पड़ती है, स्टूडेंट खुद जो है उसको स्ट्रगल इतनी ज़्यादा नहीं करता। फिर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, यानी इसको पढ़ने का, याद करने का तरीका ये है ग्रामर ट्रांसलेशन का कि आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स को याद करें, फिर उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी थर्ड हेडलाइन आप बना लें। स्टूडेंट्स आर टॉट टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। पहली की तो खसूसियत यही है कि स्टूडेंट को लैंग्वेज की ट्रांसलेशन सिखाई जाती है, नेटिव से टारगेट लैंग्वेज की तरफ और टारगेट से नेटिव लैंग्वेज की तरफ। दे ट्रांसलेट रीडिंग्स इन दी टारगेट लैंग्वेज अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिटी। तो बुक्स के अंदर मौजूद जो कल्चरल नॉलेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज का या टारगेट लैंग्वेज का, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स स्टडी ग्रामर डिटेक्टिवली, दे हैव टू मेमोराइज इट। यानी वो रट्टा लगाकर पढ़ते हैं और जो असूल हैं उनकी मदद से दूसरे सेंटेंसेस, मोर एंड मोर लैंग्वेज के सेंटेंसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ग्रामेटिकल पैराडाइम सच एज वर्ब कंजुगेशन। यानी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो याद करते हैं ज़्यादा, और उन्हें देखना पड़ता है कि पहली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, दूसरी कहाँ होती है, तीसरी कहाँ इस्तेमाल होती है, यानी गर्दान उन्हें याद करनी पड़ती है लफ्ज़ों में। स्टूडेंट्स मेमोराइज नेटिव लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज वोकैबुलरी वर्ड्स। यानी अपनी लैंग्वेज के मुसावी यानी अहमियत के लिहाज से वो सेम वर्ड जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं टारगेट लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ताकि वो हूबहू ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो समझते हैं शायद जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो 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 सेंटेंसेस हैं
वो उर्दू में भी शायद उनकी तरकीब वही होगी जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाती हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेट, स्टूडेंट जो होते हैं ट्रांसलेट करते हैं, यानी जो अपने सेंटेंसेस को दूसरी ज़ुबान में, यानी ट्रांसलेट ऑफ ए लिटरेरी टेक्स्ट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी अपने जो लिटरेचर होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेचर को अपने उसमें ट्रांसलेट करते, तो उनको बड़े मसाइल पेश आते हैं इस दौरान, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो लिटरेचर जो कल्चर है वो हमें नहीं पता होता, बहुत सारी कल्चरल जो डेफिसिट्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो लिहाजा करेक्ट ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन की जाती है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं, स्टूडेंट उस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे आंसर क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स याद किए जाते हैं, कॉग्नेट्स याद किए जाते हैं। कॉग्नेट से मुराद ये है कि वो लफ्ज जो आदमी जिनकी कॉग्नेट्स, जिनको जो हिस्टोरिकली जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लैंग्वेज में, यानी वो जैसे साइकिल वर्ड है, मोटरसाइकिल है, इस तरह के अल्फाज ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा करीब तरीन होते हैं। Students are taught to recognize cognates by learning the spelling or sound patterns that correspond between the languages, यानी लैंग्वेज के दरमियान वो मुताबिकत रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो लफ्ज़ जो हैं वो याद करने पड़ते हैं जो आसानी से वो जिनकी स्पेलिंग कर सकें। डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द रूल, तो उन्हें रूल्स एज इट इज़ याद करने पड़ते हैं डिडक्टिवली, यानी वो चेंज नहीं कर सकते, रूल में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, उन्हें हूबहू याद करने पड़ते हैं। इसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स वाला काम करते हैं, मेमोराइजेशन रट्टे वाला काम करते हैं, यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, और इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो उसमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश के जुमलों में उनकी यानी वर्ड की मदद से सेंटेंसेस बनाने का अमल करते हैं। फिर कंपोजिशन का काम होता है जिसमें टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स ए टॉपिक, यानी ऐसे राइटिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर उन्हें एप्लीकेशन या ऐसे कोई राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग का काम करना पड़ता है। तो ये वो काम है जो किसी ट्रांसलेशन मेथड में टीचर या स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था आज का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का तारुफ पढ़ा कि ये क्लासिकल और ग्रीक लैटिन ज़माने का पुराना टीचिंग मेथड है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसके फिर प्रिंसिपल्स हैं जो हमने याद करने हैं। उसके अलावा इसमें जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो याद करनी है। ये चंद चीज़ें हैं, और इसमें क्लास एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, ये आखिरी जो हमारा ये जो स्लाइड है उसमें ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। मसलन ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ होती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन होती है, सिनोनिम मेंटेनेंस होते हैं, कॉग्नेट्स होते हैं, डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रूल्स होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ये सारा यानी जो है ना काम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है। तो ये सिंपल सा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको आप गौर से पढ़ लें, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।